नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग कश्मीर मिलिटेंसी के ऊपर बात करने वाले हैं। एक व्यापक विश्लेषण होगा कश्मीर मिलिटेंसी या टेररिज्म के बारे में जो कश्मीर में चलती है। क्या वो कम हुई है 2020 में? अगर हुई है तो क्या रीजन है, और एक वे फॉरवर्ड या फिर एक डायरेक्शन देंगे इस मिलिटेंसी को स्टॉप करने के लिए। लेट अस बिगिन आवर डिस्कशन। लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट राहुल सायगांवकर। मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के चैनल का आईडी है राहुल साई 222। इफ यू वांट टू फॉलो मी, इफ यू वांट टू कनेक्ट, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम और you can also email me on this particular ID. Study IQ has brought comprehensive smart course for you for UPSC 2021. For more information, please download the app from Google Play Store and don't forget to hit the bell icon and subscribe to our channel Study IQ. देखिए, पहले तो बात करते हैं मिलिटेंसी के बारे में। कश्मीर में जो मिलिटेंसी या आतंकवाद चल रहा है वो कब से चल रहा है? क्या वो शुरुआत से? हम सब जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की हिस्ट्री काफी चेकर्ड रही है। 1947 में जब बंटवारा हुआ इंडिया और पाकिस्तान का, तो बहुत सारा वायलेंस हुआ था और कश्मीर के ऊपर विवाद तब से ही शुरू हुआ। इनफैक्ट जो पहला वॉर हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच कश्मीर के ऊपर, दैट वाज फॉट इन 1947 इटसेल्फ। तब से लेकर कश्मीर का विवाद चल ही रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 1947 से ही कश्मीर में आतंकवाद है। अगर हम लोग बात करें, कश्मीर की इंटीग्रेशन चल ही रही है 1947 से लेकर 1982 तक। शेख अब्दुल्ला का एरा रहा है। मोर और लेस हम लोग कह सकते हैं कि शेख अब्दुल्ला वाज द मेन कनेक्टिंग लिंक। और शेख अब्दुल्ला का रिलेशन पहले जवाहरलाल नेहरू के सरकार के साथ, उसके बाद इंदिरा गांधी सरकार के साथ, वो भी काफी चेकर्ड रहा है। यानी कि सी-सॉ रिलेशंस रहे। बट नॉनदलेस 1982 तक हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि मिलिटेंसी जारी थी कश्मीर में। हाँ, वाद विवाद जरूर चल रहा था, क्योंकि जम्मू कश्मीर को स्पेशल प्रोविजन दिया गया था, उनका खुद का स्पेशल संविधान था, तो अकोमोडेट करने की बहुत सारी कोशिश हुई थी। लेकिन मिलिटेंसी का आगाज हुआ 1980s के बाद। 1982 में शेख अब्दुल्ला की डेथ हुई। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की कमान आई उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला के हाथ में। ऑल्दो फारूक अब्दुल्ला का रिलेशन भी इंदिरा गांधी सरकार के साथ अच्छा नहीं था। इंदिरा गांधी सरकार और फारूक अब्दुल्ला सरकार का 36 का आंकड़ा था। इंदिरा गांधी सरकार ने, केंद्र सरकार जो थी, फारूक अब्दुल्ला की सरकार को डिसमिस किया और गुलाम मोहम्मद शाह को चीफ मिनिस्टर बनाया। लेकिन कुछ ही साल बाद जब राजीव गांधी की सरकार आई, तो राजीव गांधी की इंडियन नेशनल कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक अग्रीमेंट किया, जहां पे वो दोनों एलाइज बने और वापस फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बन गए। और 1987 में ये कहा जाता है कि एक इलेक्शन हुआ जम्मू एंड कश्मीर में, जिसके ऊपर एलिगेशन बहुत लग गया कि एक बैकडोर डील हुई थी केंद्र सरकार और फारूक अब्दुल्ला के बीच, एनसी के बीच, जहां पे ये इलेक्शन रिग किया गया था और फारूक अब्दुल्ला को जिताया गया था। तो ये सब तो हिस्ट्री के पार्ट एंड पार्सल है। जैसे ही ये हुआ, इसके बाद अपोजिशन पार्टीज की वजह से बहुत ज्यादा मिलिटेंसी में राइज हुई। इनफैक्ट लेट 1980s मैंने यहां पे लिखा है, अगर स्पेसिफिकली बात करनी है तो 1989 से लेकर बहुत ज्यादा मिलिटेंसी बढ़ी, बहुत ज्यादा मिलिटेंट्स ग्रुप बने। सबसे पहला ग्रुप था JKLF, जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट बना। कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस हुआ 1989 से ही शुरू। उसके बाद आतंकवाद और भी ज्यादा बढ़ गया कश्मीर वैली में। बहुत सारे और भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यहां पे आ गए। हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, और अभी दी रेजिस्टेंस फ्रंट, जो नए वाले ऑर्गेनाइजेशन है, द रेजिस्टेंस फ्रंट है। पीपल्स एंटी फासिज्म पार्टी, एंटी फासिस्ट पार्टी भी है। यहां पे बहुत सारे नए ऑर्गेनाइजेशन अब आ चुके हैं। अगर हम लोग बात करें आतंकवाद की इन जनरल, इसके पीछे रीजंस कई रहे हैं। चलिए इस तरह से बात करना शुरू करते हैं। सबसे बड़ा रोल रहा है पाकिस्तान का, क्योंकि हम लोग कह सकते हैं कि हिस्ट्री ऐसी रही है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच बहुत सारे वॉर हुए हैं। बिल्कुल 1971 में इंडिया ने कॉम्प्रिहेंसिवली पाकिस्तान को बीट किया। उसके बाद पाकिस्तान को यह समझ में आ गया कि वो इंडिया को डायरेक्टली बीट नहीं कर सकते, तो इसीलिए दे हैव बीन सपोर्टिंग द मिलिटेंसी इन जम्मू एंड कश्मीर। पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है ISI, उनका हाथ जरूर है इसमें। इसकी वजह से मिलिटेंसी ज्यादा बढ़ रही है। इसके अलावा जो मेन रीजन मिलिटेंसी राइज होने की वजह, वो है 1987 का इलेक्शन जो रिग हुआ था। बहुत सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं ये एक ट्रिगरिंग पॉइंट था। इसके बाद बहुत ज्यादा आतंकवाद शुरू हो गया। और साइकोलॉजिकल अगर बात करें तो इसको काफी एक्सप्लॉइट किया है पॉलिटिकल क्लास ने, पाकिस्तान की ISI ने। साइकोलॉजिकल मतलब रिलीजन और ह्यूमन राइट्स के इशू को लेकर मिलिटेंसी को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया गया है, इसको आग दी गई है। रिलीजन मतलब हिंदू वर्सेस मुस्लिम डिवाइड, ह्यूमन राइट वायलेशन की बातें होती हैं,
इनकी वजह से मिलिटेंसी और ज्यादा बढ़ी है। और अगर हम लोग मिलिटेंसी की बात करें, देखिए ये मैं आपको ग्राफ बता रहा हूं कि कैजुअलिटीज कितनी हुई। यहां पे लिखा गया कैजुअलिटीज रोज आफ्टर 2012, हम लोग बात करेंगे, लेकिन इन जनरल अगर आप देखिए 1988 से लेकर कैजुअलिटी रेट बहुत ज्यादा बढ़ी है। और ये 2012 के बाद कैजुअलिटी रेट विद रिस्पेक्ट टू किलिंग ऑफ टेररिस्ट बढ़ी चुकी है, और 2016 पे ये डाउन मैंने बताया, लेकिन इसके बाद आप देख सकते हैं फिर से राइज हुआ है, क्योंकि 2016 में बुरहान वानी इंसिडेंट हुआ और उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर काफी वोलेटाइल है उस समय से ही, स्टोन पेल्टिंग एटसेट्रा, तो मिलिटेंसी इज ऑन राइज। तो इन सब में एक ऑब्जर्वेशन आई है इस साल की। 2020 हम लोग कहते हैं कि कोरोना का साल है, कोविड-19 पैंडेमिक ईयर, तो पैंडेमिक तो है ही, लेकिन हम लोगों ने देखा कुछ पॉजिटिव निकले, जैसे कि एनवायरमेंटल इंप्रूवमेंट एक पॉजिटिव है, और साथ ही साथ जम्मू एंड कश्मीर में, स्पेसिफिकली कश्मीर वैली में इस बार जो आतंकवाद है, मिलिटेंसी है, वो लेस लीथल और डाउनग्रेडेड है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। तो ये हम लोग लॉकडाउन को भी थोड़ा सा श्रेय दे सकते हैं। इसके अलावा सवाल ये जरूर उठता है कि क्या हुआ है इस साल जिसकी वजह से मिलिटेंसी हैज बीन लेस लीथल और डाउनग्रेडेड। इज इट द इन्फिल्ट्रेशन, क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन कम हो रहा है क्या रिक्रूटमेंट जो होता है स्पेशली कश्मीर युवकों का, क्या वो रिक्रूटमेंट कम हुआ है, और ये वायलेंट अटैक लीथल क्यों नहीं है, क्या उनके पास वेपन की कमी हो चुकी है? और अगर हम लोग इस चीज का जवाब देखें तो क्लियरली 2020 में आप ये देख सकते हो कि इन कश्मीर द मिलिटेंट्स आर हाई ऑन रिक्रूटमेंट, यानी कि रिक्रूटमेंट तो अभी भी बहुत ज्यादा चल रही है मिलिटेंसी में, लेकिन वेपनलेस है, यानी कि वेपनरी उनके पास कम हो चुकी है। देयर इज अ डेफिसिट इन टर्म्स ऑफ वेपन्स, और वो कोशिश कर रहे हैं कि वेपन्स ले आए पाकिस्तान से, वेपन्स ले आए चाइना से, नए नए मीन्स से, नए नए तरीकों से वेपन लाने की कोशिश की जा रही है। चलिए एक व्यापक विश्लेषण करते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ है 2020 में। अगर हम बात करें रिक्रूटमेंट की, तो रिक्रूटमेंट के टर्म्स में 2020 में कुछ ज्यादा बदलाव नहीं है। अगर हम लोग बात करें अक्टूबर 2020 तक, रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि अभी तक 145 लोगों को रिक्रूट किया गया है मिलिटेंसी में कश्मीर वैली में, और ये इस डेकेड का सेकेंड हाईएस्ट है। 2019 में ये नंबर था 140। तो आप देख सकते हो यहां पे रिक्रूटमेंट ऑफ लोकल यूथ इन मिलिटेंसी इट कंटिन्यूज, और ये सितंबर 2020 का डेटा है जहां पे 130 ज्वाइन हो चुके थे 2020 तक सो फार, और अक्टूबर तक 145। तो पहला तो रिक्रूटमेंट तो हो ही रहा है, लेकिन वायलेंस कम क्यों है, नॉन लीथल क्यों है? इसका रीजन है एक गुड न्यूज, वेपन्स के ऊपर एक स्टॉप लगा है। सिक्योरिटी फोर्सेस आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। अगर हम लोग बात करें इस साल की 2020 में, अक्टूबर 2020 तक 176 काउंटर मिलिटेंसी ऑपरेशंस किए गए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा, और इन सारे काउंटर मिलिटेंसी ऑपरेशंस में इन्होंने 245 वेपन को रिकवर किया है। और अगर हम लोग इन 245 वेपन्स को देखें, इससे हम लोगों को एक डायरेक्शन जरूर मिलती है, इससे हम लोग को एक आइडिया जरूर मिलती है कि क्या हुआ है। 245 में से 101 पिस्टल्स या हैंड गन्स थे, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है, और 144 जो थे वो थे एडवांस्ड असॉल्ट राइफल्स। और अगर हम लोग बात करें पुराने डेटा की, तो ये नंबर काफी ज्यादा होता था और ये नंबर कम होता था। तो जो असॉल्ट राइफल्स है जैसे कि AK-47, AK-56, इंसास एटसेट्रा, तो वो कैप्चर हुई है। और जो भी इस बार मिलिटेंट्स टेररिस्ट मारे गए हैं या फिर सरेंडर किया है, उनके पास मेजर वेपन रिकवरी नहीं हुई। और अगर हम लोग रिकवरी की बात करें, इन वेपन्स को जो पकड़ा है 245 में, उनके पास गोलियां भी कम हैं, यानी कि जो एक पिस्टल या हैंडगन पकड़ी है उसमें ऑन एन एवरेज या फिर उनके साथ ऑन एन एवरेज 10 राउंड्स, 10 गोलियां, और जो एडवांस वेपन है उसमें 66 राउंड्स मिली, तो काफी कम है। तो इससे ये जरूर पता चलता है कि वेपन्स नहीं है। और जैसे ये खबरें आई उसके बाद बहुत से ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया द रेजिस्टेंस फोर्स एटसेट्रा, इन लोगों ने अपना वीडियो रिलीज किया जहां पे उन्होंने बताया कि हमारे पास वेपनरी की कोई कमी नहीं है एटसेट्रा एटसेट्रा। प्रोपेगेंडा बनाने के लिए जरूर शुरू हुआ था, काउंटर नैरेटिव उनका। बट नॉनदलेस बहुत सारी रिपोर्ट्स है जहां पे कहा जा रहा है कि 2020 में वेपनरी कम हुई। अब सवाल ये उठता है कि वेपनरी कम क्यों हुई? देखिए, वेपन आते हैं कहां से? फ्रॉम आवर नेबर्स, हमारे दो एडवर्सरी से, चाइना और पाकिस्तान। तो क्रॉस बॉर्डर LOC ट्रेड जो होता है वेपन का, उसके ऊपर क्रैकडाउन किया है सिक्योरिटी फोर्सेस ने। इसके अलावा जो इंडिया के अंदर जो लोग थे जो इस क्रॉस बॉर्डर ट्रेड जो वेपन्स का होता था उसमें हेल्प करते थे, उसको भी उन्होंने रोका है।
और ये हम लोग बात कर सकते हैं, एग्जाम्पल है जो जम्मू एंड कश्मीर के एक डीवाईएसपी थे दविंदर सिंह, उनको अरेस्ट किया गया था। दविंदर सिंह के केस में बहुत सारा खुलासा हुआ है कि किस तरह से एक क्रॉस बॉर्डर एलओसी ट्रेड होता था वेपन्स का, तो इसके ऊपर स्टॉप लग चुका है। तो ये क्लियरली हम लोग कह सकते हैं 2020 में ये हुआ है। लेकिन क्या वेपन खत्म हो चुके हैं? क्या चैलेंज खत्म हो चुका है? क्या आतंकवाद का चैलेंज अभी भी चल रहा है? नए चैलेंज इमर्ज जरूर हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने यहां पे डील किया है काफी सराहनीय चीज है, लेकिन आतंकवादियों ने भी काफी नए सॉल्यूशंस लाए हैं फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर ऑफ वेपन। जैसे आप देख सकते हो यहां पे पाकिस्तान ड्रोन कैरिंग वेपन्स वो शॉट डाउन इन जम्मू एंड कश्मीर। हाल ही में एक चाइना के ड्रोन को भी शॉट डाउन किया गया था जम्मू एंड कश्मीर में ही, जहां पे वो वेपन्स कैरी कर रहे थे, गन और बहुत सारे ग्रेनेड्स कैरी कर रहे थे, उसको मार गिराया था ड्रोन को। तो ये एक बहुत बड़ा नया चैलेंज है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। तो हमारे सामने सवाल एक जरूर रह जाता है कि अगर वेपनरी खत्म हो जाए तो क्या मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी? मतलब अगर हमें फाइट करना है आतंकवाद को, मिलिटेंसी को, तो क्या केवल वेपन्स खत्म करने से स्टॉप हो जाएगा? इसका जवाब क्लियरली नहीं होगा। हां, हम जानते हैं कि कश्मीर में 2020 में इस बार लीथल अटैक नहीं हुए हैं क्योंकि वेपन नहीं मिले। क्या इसका मतलब है कि हम लोग वेपन्स को ट्रांसफर होने से रोकेंगे तो क्या मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी? इसका जवाब नहीं होगा। हम लोगों ने बहुत बार बात की है, एक कॉन्सेप्ट है स्मार्ट पावर का। मैंने आपको बताया कि जोसेफ नाई का कॉन्सेप्ट है स्मार्ट पावर, यानी कि हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर का मिश्रण है। अभी हार्ड पावर से हम लोग वेपनरी को रोक रहे हैं, यानी कि आतंकवादियों के हाथ में बंदूक जाने से हम लोग रोक रहे हैं, लेकिन आतंकवाद की आइडियोलॉजी को नहीं रोक रहे। अगर हम लोग देखें रिक्रूटमेंट के नंबर इनफैक्ट ज्यादा बढ़ रहे हैं। इस साल 145, पूरे डेकेड में सेकेंड हाईएस्ट है 145। मतलब रिक्रूटमेंट अभी भी जारी है और इस रिक्रूटमेंट को रोकने के लिए स्मार्ट पावर की बहुत ज्यादा जरूरत है। आतंकवाद की जो आइडियोलॉजी है उसको रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम कह सकते हैं कि मिलिटेंसी रुक जाएगी जिस दिन रिक्रूटमेंट रुक जाएगा, जिस दिन कश्मीर का युवक भटकेगा नहीं, रेडिकलाइज नहीं होगा टुवर्ड्स दिस आतंकवाद, उस दिन हम लोग कह सकते हैं कि आतंकवाद से हम लोग जीत रहे हैं, पॉजिटिव रेस्पॉन्स आ रहा है। तब तक ये एक वरी जरूर रहेगा कि केवल वेपन्स रोकना एक सोल्यूशन नहीं, वेपन्स को रोकने के साथ साथ डी रेडिकलाइजेशन, रिक्रूटमेंट ड्राइव को स्टॉप करना, ये जो आइडियोलॉजी है आतंकवाद की, इसको स्टॉप करना बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ एक स्मार्ट पावर स्ट्रेटेजी भी आना बहुत जरूरी है भारत की तरफ से। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड ऑन दिस पार्ट ऑफ डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।